भूमिका। पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। ये क्या है? संख्या रेखा है। और वहाँ आप यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो इस तरह से निरूपित करते हैं, 0 और फिर इधर आएंगे पॉजिटिव नंबर्स और इधर नेगेटिव नंबर्स। तो जनरली हम इस तरह से संख्या रेखा का निरूपण करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं। ये है शून्य, तो यहाँ से इधर की तरफ ये चलना प्रारंभ करते हैं और इस रेखा पर धनात्मक दिशा में, ये सब प्लस के है ना, 1 2 3, तो धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं। जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक आपको संख्याएं संख्याएं और संख्याएं ही दिख पड़ती हैं। तो जैसे 4 5 संख्या जैसे चलते जाएंगे संख्याएं संख्याएं दिखती जाएंगी। अब मान लीजिए आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जाते हैं, इनमें से कलेक्ट करते जाते हैं संख्याओं को। इस संख्याओं को रखने के लिए एक थैला तैयार रखिए। तो आप 1 2 3 आदि जैसी केवल प्राकृत संख्याओं को उठाना प्रारंभ कर रहे होते हैं। तो ये कैसी संख्या है? n। ये क्या है? प्राकृत संख्याएं। आप जानते हैं कि सूची सदैव बढ़ती जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? अतः अब आपके थैले में अपरिमित रूप में अनेक प्राकृत संख्याएं भर जाती हैं। आपको याद होगा कि हम इस संग्रह को प्रतीक n किससे बताते हैं? हम इसे n से बताते हैं। अब आप घूम जाइए, मतलब अभी तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे, धनात्मक, अब हम इधर की तरफ चलने लग जाते हैं नेगेटिव दिशा में। तो क्या होगा? विपरीत दिशा में चलते हुए शून्य को उठाइए। शून्य को उठा लिया हमने, वहां पे शून्य को नहीं उठाया था, वो 1 से स्टार्ट करा था। यहाँ पे हमने शून्य को उठा लिया और उसे भी थैले में रख दिया। और अब आपको पूर्ण संख्याओं का एक संग्रह प्राप्त हो जाता है जिसे प्रतीक W से प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर ये तो जो प्राकृत संख्याएं तो है ही, और शून्य को उठा लिया हमने, तो क्या हो गई हमारे पास? होल नंबर्स आ गई। अभी हमने क्या करा? नेगेटिव को नहीं लिया है, शून्य को लिया है और पॉजिटिव वाले को। तो इनको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब कि होल नंबर। होल नंबर मतलब कि इसमें 0 भी इंक्लूड हो गई। अब आपको अनेक अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। तो हम इस दिशा में, जब नेगेटिव दिशा में जा रहे हैं, जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, अभी तो ये लड़की इधर चल रही है और यदि इधर चले तो क्या आ गए? नेगेटिव नंबर्स आ गए। तो क्या हो गया? इधर की तरफ विपरीत दिशा में चलते हुए ऋणात्मक पूर्णांक हमको दिखाई देते हैं। आप इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल दीजिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और 0 भी है। इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल दीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका यह नया संग्रह क्या है? आपको याद होगा यह सभी पूर्णांकों का संग्रह है। तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक, जिसमें 0 भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव। और इसे प्रतीक Z से, पूर्णांक को किससे बताएंगे? Z से। होल नंबर्स को हमने किससे बताया था? W से। Z जो है जर्मन शब्द है, ज़हलेन से लिया गया है। ये किससे? ज़हलीन से, जिसका अर्थ होता है गिनना, अर्थात ज़हल जिसका अर्थ है संख्या। क्या अभी भी रेखा पर संख्याएं बची रहती हैं? निश्चित रूप से ही रेखा पर संख्याएं बची रहती हैं। ये संख्याएं क्या हैं? तो कौन सी संख्याएं हैं ये हम देखते हैं। जैसे इस रेखा पे ये जो है 1/2, 1/4, 1/-1/3 ये बची हुई है अभी। ये संख्याएं 1/3, 3, 4 या इस तरह की संख्याएं हो सकती हैं। यदि आप इस प्रकार की सभी संख्याओं को थैले में डाल दें तो क्या कहलाएंगी? ये रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं इनको? परिमेय संख्या। तो जैसे कि इस थैले में Q आ गई। Q मतलब परिमेय संख्या है, मतलब कि क्वोशेंट से इसको बोलते हैं हम। तो इसमें 0 भी है, -6/7 भी है और 2005/2006 भी है। ये सब चीजें हैं। परिमेय संख्याओं के जो संग्रह है उसको Q से प्रकट किया जाता है। अंग्रेजी शब्द रैशनल की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशो से हुई है और अक्षर Q अंग्रेजी शब्द क्वोशेंट से लिया गया है।
अब आपको याद होगा कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। किस तरह से दी जाती है परिमेय संख्याओं की परिभाषा? अब आपको याद होगा संख्या r को, ये जो है इसको क्या कहते हैं परिमेय संख्या, यदि इसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है तो p और q यहाँ पर क्या है पूर्णांक है, लेकिन q 0 नहीं है, q 0 नहीं है। यहाँ हम इस बात पर बल क्यों देते हैं कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि थैले में रखी सभी संख्याओं को p अनुपात q, p रेशो q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या है पूर्णांक है, लेकिन q 0 नहीं है। उदाहरण के लिए -25 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -25 अपॉन 1, -25 अपॉन 1 के रूप में भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर p का मतलब क्या है -25 और q क्या है 1, तो q 0 नहीं है यहाँ पे। इस तरह हमें पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं भी आ जाती हैं, पूर्ण संख्या भी आ जाती है, पूर्णांक भी आ जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का p अनुपात q के रूप में या p रेशो q के रूप में अद्वितीय यूनिक निरूपण नहीं होता है, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 है, q 0 नहीं है। q किसके बराबर नहीं होता 0 के बराबर। 1/2, 2/4, 10/20, 25/50 और इस तरह से भी इनको लिख सकते हैं बराबर, क्योंकि सबका रेशो क्या आएगा 1/2। ये परिमेय संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं या भिन्न है। तुल्य क्यों है? क्योंकि सबका रेशो जब हम इनको जैसे कि 2 1 2 2 2 4 काट लेते तो क्या आ जाता 1/2। तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न है। फिर भी जब हम ये कहते हैं कि p अनुपात q एक परिमेय संख्या है, जब हम p रेशो q को एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, तब ये मान लेते हैं कि q क्या नहीं होगा 0 नहीं होगा और p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। केवल जैसे मान लो 2/3 है तो इसका भी एक होगा गुणनखंड, इसका भी एक, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। अर्थात p और q असहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। अतः संख्या रेखा पर 1/तुल्य के तुल्य अपरिमित रूप से अनेक भिन्नों में से हम केवल 1/2 लेते हैं, जो सभी को निरूपित करती है। आइए अब हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं जिनका अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं संबंधित कुछ उदाहरण हल करें। पहला उदाहरण है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो ये क्या है असत्य है, क्योंकि शून्य क्या है एक पूर्ण संख्या है, परंतु ये प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो यस सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम m को m/1 m/1 के रूप में लिखा जा सकता है और इसलिए एक परिमेय संख्या है। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये असत्य है, क्योंकि 3/5 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। दूसरा उदाहरण है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच में। इस प्रश्न को कम से कम 2 विधियों से हल कर सकते हैं। आपको याद होगा कि r और s के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आप r और s को जोड़ते हैं, उसे 2 से भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 और 2, ठीक है, तो r और s को जोड़ा, 2 से भाग दे दिया। r और s के बीच स्थित होती है दोनों जो संख्याएं होंगी, अतः 3/2 3/2 1 और 2 के बीच की एक संख्या है। इसी प्रक्रिया में तो इसको कैसे किया इसने 1 + 2/2 हो गया, r और s 1 और 2 तो 3/2। इस प्रक्रिया में आप 1 और 2 के बीच 4 और परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये 4 संख्याएं कौन सी होंगी? ये होंगी 5/4, 11/8, 13/8 और 7/4। हल 2। एक अन्य विकल्प है कि एक ही चरण में सभी 5 परिमेय संख्या को ज्ञात कर लें, क्योंकि हम 5 संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 5 + 1 अर्थात 6 को हर लेकर, हर मतलब कि नीचे की तरफ, जो नीचे वाला ये पोर्शन होता है ये हर ले लेंगे यहाँ पे।
1 और 2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। तो 1 और 2 को लिख दिया हमने, क्योंकि हम 1 से 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। और कितनी करनी है? 5। तो 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 6/6 और 2 को हम 12/6। तो ये इन दोनों के बीच में हमारी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। तब आप यह देख सकते हैं कि ये 7/6, 1 से और 2, 1 और 2 के बीच में जो परिमेय संख्या है वो इस तरह से हम कर लेंगे, क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो 5 + 1 मतलब कि 6। तो 1 को हम 6/6 से भी दर्शा सकते हैं और 2 को 12/6 से, क्योंकि 6 2 12 या 6 2 12। तो इसके बाद हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? ये 6/6 है ना, तो इसके बीच में हो जाएगी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो ये सब क्या हो गई? 1 से 2 के बीच की परिमेय संख्या। 1 और 2 के बीच स्थित संख्याएं ये हो गई। टिप्पणी: ध्यान दीजिए कि उदाहरण 2 में 1 और 2 के बीच स्थित केवल 5 परिमेय संख्या ही ज्ञात करने के लिए कहा गया था, परंतु आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि वस्तुतः 1 और 2 के बीच अपरिमित रूप से, मतलब अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं 1 से 2 के बीच में। व्यापक रूप में किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। आइए हम संख्या रेखा को पुनः देखें। क्या आपने इस रेखा पर स्थित सभी संख्याओं को ले लिया है? अभी तक तो नहीं। ऐसा होने का कारण यह है कि संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक और संख्याएं बची रहती हैं, क्योंकि उसमें बीच बीच में भी जो रिक्त स्थान है वहां पर भी कोई ना कोई संख्या आती है। आप द्वारा उठाई गई संख्याओं के स्थानों के बीच रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान न केवल 1 या 2 हैं बल्कि अपरिमित रूप से अनेक हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि किन्हीं 2 रिक्त स्थानों के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं स्थित होती हैं। अतः हमारे सामने निम्नलिखित प्रश्न बचे रह जाते हैं। संख्या रेखा पर बची हुई संख्याओं को क्या कहा जाता है? इन्हें हम किस प्रकार पहचानते हैं? अर्थात इन संख्याओं और परिमेय संख्याओं के बीच हम किस प्रकार भेद करते हैं?